तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की और इतने लंबे समय से चलती हुई रोमन रेंस, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की जो ट्रायंगल स्टोरी लाइन है भाई, वो फाइनली जो है अपने एक मेजर पॉइंट पे आ चुकी है, एक ब्रेक थ्रू पॉइंट पे आ चुकी है जहां पे रोमन रेंस ने फायर कर दिया है पॉल हेमन को। और इतना ही नहीं, पॉल हेमन ने एक ऐसा सेंटेंस बोला आज जिससे WWE की प्रॉब्ली कई सालों की ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलिंग हमको पता लगी है। और ब्रॉक लेसनर ने जिस तरीके से पॉल हेमन को बचाया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो एंड में। लेकिन उसके अलावा स्मैकडाउन में जो देखने को मिला वो भी डिस्कस करेंगे। आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट्स में जाएं, अपने ओपिनियंस बताएं कि कैसा लगा आपको स्मैकडाउन का शो। मैंने आज खुद रोमन रेंस की टी शर्ट पहनी है स्पेशली इस वीडियो के लिए निकाल के भाई, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पहली बार तो टी शर्ट नहीं पहनी थी। लेकिन ऑब्वियसली रोमन रेंस वाज द मेन अट्रैक्शन वंस अगेन ऑफ द शो। उनका रिटर्न हुआ आज, लास्ट वीक के शो में वो थे नहीं, और उनकी मेन ये जो स्टोरी लाइन है उसको WWE ने आज कंटिन्यू करा। एक ब्रेक थ्रू पॉइंट जो कि WWE डे 1 पेपर व्यू से पहले हमको जानने को मिल गया है। अलॉट टू डिस्कस, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्मैकडाउन की हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये शो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो उतना खास कुछ चल नहीं रहा था। हमको पॉल हेमन स्टार्टिंग में ही देखने को मिलते हैं शो के कि वो वेट कर रहे हैं रोमन रेंस का वहां पे आने के लिए, और शो के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे पॉल हेमन को लगता है कि रोमन रेंस आ गए। वो कहते हैं वेलकम माय ट्राइबल चीफ, लेकिन एक्चुअली में गाड़ी से उतरते हैं ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर कहते हैं पॉल तुम शायद रोमन का वेट कर रहे हो, गुड लक विद दैट, और वो वहां से चले जाते हैं। तो पूरे शो में दिखाया गया था कि पॉल हेमन बाहर ही खड़े हुए हैं और रोमन रेंस की वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लास्ट वीक जो मैंने करा ब्रॉक लेसनर के बारे में जो तारीफ करी थी, रोमन उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट मैच इस शो में हमें देखने को मिला वो था एक विमेंस का टैग टीम मैच, जहां में टोनी स्टॉर्म टीम अप कर रही थी साशा बैंक्स के साथ अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड शॉर्टजी। मेरे हिसाब से मैच जितना लंबा होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा खींच दिया WWE ने। 2 कमर्शियल ब्रेक्स के टाइम पे मैच चलाया गया, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि शार्लेट फ्लेयर की टीम इस मैच को हार गई है और टोनी स्टॉर्म ने पिन कर दिया है शार्लेट को। ओवरऑल रेसलिंग वाइज एक इंटरेस्टिंग मैच था। शिकागो में स्मैकडाउन हो रही थी तो क्राउड इंटरेस्टेड था डेफिनेटली इसके अंदर, और नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर दिया गया है कि शार्लेट फ्लेयर जो है वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म। तो उनको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है इस टाइम पे स्मैकडाउन के ऊपर, और डेफिनेटली अगर विमेंस डिवीजन का इसमें लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, अगर हमें फ्यूचर में नए चैंपियंस देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल मैं उस चीज की फेवर में हूं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो वाइकिंग रेडर्स का मैच होता है जिंदर महल और शैंकी के साथ। यहाँ पे कुछ भी मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, और ऑब्वियसली वाइकिंग रेडर्स की विक्ट्री हमें देखने को मिली। तो टैग टीम डिवीजन अभी भी काफी लो चल रही है। ऊसोस और न्यू डे के अलावा मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि और टैग टीम्स को कुछ खास पुश यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो रिंग में आ जाते हैं एक बार फिर से हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस, और यहाँ पे वो अपने नॉर्मल जोक्स क्रैक कर रहे हैं। अब एक मैं ऑनेस्टली बात बोलूंगा कि स्टार्टिंग में मुझे इनका गिमिक थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे कुछ हफ्तों तक ये देखने के बाद मेरा इसमें कुछ खास इंटरेस्ट बन नहीं रहा है। आई थिंक कि WWE इस चीज को खींच रही है और हर हफ्ते वैसी सेगमेंट्स रिपीट पे हमें देखने को मिल रही है जिसमें लोगों का कुछ खास इंटरेस्ट बन नहीं रहा। तो वो ये टेबल लेके रिंग में आ रखे थे जिसमें मैकिंटायर ने अपनी स्वॉर्ड गाड़ दी थी और उनसे वो चीज निकल नहीं रही थी, तो मैकिंटायर बाहर आते हैं, अटैक भी करते हैं मैडकैप मॉस को और अपनी स्वॉर्ड भी वो वापस ले जाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि WWE ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मैडकैप मॉस के लिए बिल्ड कर रही है एट WWE डे 1। आई डोंट नो उसका क्या फायदा है, एक बहुत ही नॉर्मल सा मैच है, और डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा और मेन इवेंट लाइक मैच में रखा जाए। अगर टाइटल मैच नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग जो है स्टोरी लाइन वाइज इसके मुकाबले में काफी इंप्रूव करा जा सकता है। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ेन कन्फ्रंट करते हैं एडम पियर्स और सोनिया डेविल को, और वो बोलते हैं देखो भाई अभी तक मेरी सिचुएशन काफी खराब चल रही थी, मुझे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल शॉट भी नहीं मिला, और अब लेसनर और रोमन का मैच ऑफिशियल हो गया है, तो मुझे कब वो शॉट मिलेगा। तो एडम पियर्स कहते हैं देखो भाई यूनिवर्सल टाइटल का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए नेक्स्ट वीक एक गॉन्टलेट मैच हम रख रहे हैं जिसका विनर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को चैलेंज करेगा। तो उस मैच का मैं तुम्हें पार्ट बना सकता हूं, तुम्हें एक मौका दे सकता हूं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और ये चीज उन्होंने यहाँ पे सैमी ज़ेन को बोली। इसके बाद हम बात करें तो रिज हॉलैंड का मैच देखने को मिलता है सिजारो के साथ। ऑब्वियसली इनकी फ्यूड काफी समय से चल रही है, शेमस और सिजारो की भी आपस में कहानी चल रही है, और यहाँ पे रिज हॉलैंड को विक्ट्री दी गई ओवर सिजारो। तो इनकी टैग टीम भी फॉर्म करी जा रही है, लेकिन एक बार फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि टैग टीम्स जबकि स्मैकडाउन पे है
उतना फोकस उनके ऊपर नहीं करा जा रहा था कि ओवरऑल एक डिवीजन बिल्ड करे जा सके। और इसका प्रूफ हमें क्लियरली इसके बाद मिल गया और हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाओमी आ जाती हैं रिंग के अंदर और वो कहती हैं मुझे एक और मैच चाहिए अगेंस्ट सोनिया डेविल और एक बार फिर से मुझे मौका चाहिए टू बीट हर अप। लेकिन सोनिया डेविल बाहर आती हैं और कहती हैं तुम्हें नाओमी मैंने पहले कितनी बार बोला है कि अगर मैंने सूट पहना है तुम मुझे टच भी नहीं कर सकती। तो नाओमी को ऑब्वियसली मैच चाहिए। सोनिया डेविल रिंग के अंदर आती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें शेना बेजलर के अगेंस्ट एक मैच दे सकती हूँ। तो नाओमी और इनके बीच में बहस चल रही होती है, लेकिन पीछे से शेना आके नाओमी को अटैक कर देती है। इनका मैच स्टार्ट होता है और आउट ऑफ नोवेयर एक रोल अप करके नाओमी इस मैच को जीत जाती हैं। तो अभी सोनिया डेविल का जो प्लान है थोड़ा फेल हो गया, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली जो रीमैच होगा नाओमी और सोनिया का वो हमें WWE डे 1 में देखने को मिलेगा। उसी की तरफ सारी चीजें जो है वो पॉइंट कर रही हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ऊसोस का न्यू डे के अगेंस्ट। और एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अगर इनका टाइटल मैच डे 1 में हो ही रहा है तो आखिर क्यों WWE ये मैच पहले भी कर रही है स्मैकडाउन पे, उसमें मुझे कुछ पॉइंट समझ नहीं आया। और इनफैक्ट क्लीन फिनिश यहाँ पे हमें देखने को भी मिल गई और न्यू डे ने एक बार फिर से ऊसोस को हरा दिया। तो अगर ऊसोस का मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं पिछले कुछ महीनों में एज ए चैंपियन, वो कुछ इतना खास रहा नहीं है। और अब सारी चीजें पॉइंट कर रही हैं कि शायद न्यू डे नए चैंपियंस एक बार फिर से बन सकते हैं। और यही बात मैं रिपीट करूंगा कि अगर इन दोनों टीम्स के अलावा और किसी को पुश नहीं करा जाएगा तो ऑब्वियसली लोग जो है वो टैग टीम डिवीजन से बोर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये दोनों टैग टीम्स अच्छी नहीं है, लेकिन काफी रिपीटेड लगता है वही सेम चीज बार बार देखने में, और ये है मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। लेकिन हम बात करते हैं इस शो के सबसे मेन चीज की जिसके लिए लोग रुके हुए थे। एट द एंड फाइनली रोमन रेंज अराइव होते हैं और पॉल हेमन को सीधा कहते हैं भाई चलो तुम रिंग के अंदर। तो रोमन रेंज आ जाते हैं रिंग में पॉल हेमन के साथ और पहले रोमन कहते हैं भाई देखो मुझे पसंद नहीं है कि मेरे भाई जो है एक बार फिर से मैच हार गए, और सबको ये बात पता है कि अगर मैं हारता हूं या फिर मेरे भाई हारते हैं तो हमारी फैमिली की भी डिसरिस्पेक्ट होती है, लेकिन हमको अपना तरीका आता है वो चीजें वापस जीतने का। और ऊसोस तुम मेरे ब्लड हो, लेकिन पॉल हेमन तुम मेरे ब्लड नहीं हो। और यहाँ पे रोमन रेंज कहते हैं कि बहुत समय से पॉल मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था जिसका मुझे आंसर तो मिल गया, लेकिन तब भी मैं तुमसे पूछूंगा। क्या तुम्हें पता था ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में वापस आएगा? क्या तुम्हें पता था ब्रॉक लेसनर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होगा? क्या तुम्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन लिफ्ट हो जाएगी? रोमन रेंज कहते हैं सब सवालों का तो जवाब मेरे पास है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं तुमसे अब पूछने जा रहा हूं कि क्यों आखिर तुम ब्रॉक लेसनर को मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो पॉल हेमन की बिल्कुल यहाँ पे भाई फटी पड़ी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, और वो पहले रोमन रेंज से माइक मांगते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि एक डिसरिस्पेक्ट है। और इसके बाद पॉल हेमन माइक लेके कहते हैं कि रोमन देखो मैं ब्रॉक लेसनर को तुमसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको ब्रॉक लेसनर से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। और रोमन रेंज को ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्टफुल फील हुई। लोग जो हैं वो बिल्कुल ऊ कर रहे हैं, रिएक्शंस हमें सुनने को मिल रहे हैं। पॉल हेमन को पता है कि मैंने सच बोला अपनी तरफ से, लेकिन रोमन को ये बात पसंद नहीं आई और रोमन रेंज पॉल हेमन को गले मिलकर कहते हैं थैंक यू पॉल तुम्हारी सर्विस के लिए, वाइज मैन डेफिनेटली तुम हो, लेकिन तुम्हारी जो सर्विसेज रही है हमारी फैमिली के लिए उसके लिए मैं ग्लैड हूं, लेकिन यू आर फायर्ड। और उसके बाद वो सुपरमैन पंच लगाते हैं पॉल हेमन को और वो चेयर लगा के अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर। पहले जे ऊसो को F5, जिमी ऊसो को F5 और उसके बाद रोमन रेंज को भी 2 F5। तो ना ही यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को बचाया, बल्कि पॉल हेमन ने अपना असली रंग भी दिखा दिया। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कि पॉल हेमन रोमन रेंज की भलाई के लिए वो बात बोल रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप अब टूट चुका है एंड रोमन रेंज हैज फायर्ड पॉल हेमन। और एक और क्वेश्चन जो रोमन ने पूछा था पॉल हेमन से वो ये था, आर यू अ वाइज मैन और आर यू एन एडवोकेट? और उसका आंसर आज के इस एपिसोड के बाद क्लियरली हमको मिल गया है कि ब्रॉक लेसनर का बीस्ट वाला लुक वापस आने वाला है एज अ बेबी फेस, और प्रोबेबली पॉल हेमन उनके साथ रहने वाले हैं एज द एडवोकेट ऑफ द बीस्ट इनकारनेट। तो ये जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच है डे 1 से पहले इसमें और ज्यादा बढ़िया कर दिया WWE ने सब कुछ। अमेजिंग स्टोरी टेलिंग है और स्मैकडाउन पे फिर से 4 चांद जो है वो इसी स्टोरी लाइन में लगाए हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं डेफिनेटली इसके बारे में, क्या आपको लगता है डे 1 में हो सकता है कौन इस मैच को जीतेगा? बहुत जल्द इसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट भी आप लोगों के लिए लेकर आए। तो डेफिनेटली गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।